नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल क्रोसेंट एस्ट्रो पर। हम फिर हाजिर हैं आपके सामने एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं संस्कृत दिवस के बारे में। भारत में हर साल श्रावणी पूर्णिमा के अवसर पर संस्कृत दिवस को मनाया जाता है। हमारे भारत में संस्कृत एक प्राचीन भाषा है, इस वजह से इसको काफी ज्यादा सम्मान दिया जाता है। इस साल संस्कृत दिवस 31 अगस्त 2023 को मनाई जाएगी। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं संस्कृत दिवस के बारे में, और इस विषय पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजबीर शास्त्री जी। स्वागत है शास्त्री जी आपका। धन्यवाद। शास्त्री जी, संस्कृत दिवस क्यों मनाया जाता है और इस त्योहार को हम कैसे मनाते हैं? सर्वप्रथम तो मैं क्रोसेंट एस्ट्रो चैनल परिवार का अभिवादन करना चाहता हूँ कि इतने अच्छे विषय के लिए मुझे आमंत्रित किया। संस्कृत दिवस एकमात्र एक ऐसी भाषा है जिसे हम देववाणी कहकर भी संबोधित करते हैं। सर्वप्रथम इस भाषा का शब्दकोश इतना समृद्ध है कि इसमें 102 अरब 78 करोड़ और 50 लाख शब्दों का समावेश है। इससे बड़ी दुनिया की कोई विशाल भाषा नहीं है। और जहां तक संस्कृत दिवस का संबंध है, श्रावणी पूर्णिमा के दिन, जिस दिन हम रक्षाबंधन त्योहार का आयोजन भी करते हैं, उसी दिन हम संस्कृत दिवस को मनाते हैं। 1969 में इस बात की घोषणा की गई कि राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर संस्कृत दिवस मनाया जाएगा। और एक मूल संबंध इस बात का भी है कि श्रावणी पूर्णिमा का जो दिन होता है, उस दिन हम यज्ञोपवीत संस्कार करते हैं, ऋषि मुनि तपस्याएं करते हैं, अर्थात वेदों का लिखने का प्रारंभिक जो ज्ञान था वो भी ऋषि मुनियों द्वारा इसी दिन दिया गया, अर्थात इसकी संरचना की गई। इस दिन भी हम इस वजह से भी हम संस्कृत दिवस मनाते हैं। और मूल अभिप्राय इसका यह है कि भारत सरकार इस आयोजन को सुनिश्चित करने का एकमात्र उद्देश्य यही है कि इस भाषा का ह्रास न हो, अनेकों लोग इस भाषा के साथ में जुड़े और इस भाषा का प्रचार प्रसार भारतवर्ष के साथ साथ पूरे विश्व में होना चाहिए, और जिसका प्रभाव आज हमें देखने को भी मिलता है। कनाडा, जापान, जर्मन जैसे देशों में संस्कृत के स्कूल और विश्वविद्यालय चलाए जाते हैं। द्वितीय बात कि इसका आयोजन किस प्रकार से किया जाता है। इस संस्कृत दिवस को मनाने के लिए संस्कृत गुरुकुल, संस्कृत वेद पाठशालाएं, मठ और महाविद्यालय और यूनिवर्सिटियों में जो संस्कृत विभाग स्थापित किए गए हैं, वहां पर बच्चे एक सप्ताह तक इसका आयोजन करते हैं। सूत्रा अंताक्षरी प्रतियोगिता बच्चों के बीच में रखी जाती है, बच्चों को पुस्तकें वितरण की जाती हैं, श्लोकों उच्चारण प्रतियोगिता का आयोजन वहां पर किया जाता है, भाषण प्रतियोगिताएं वहां पर रखी जाती हैं। इस प्रकार संस्कृत में जीवन व्यतीत करते हुए, इस प्रकार संस्कृत में वातावरण के साथ इस दिन का आयोजन किया जाता है। जैसे कि हम बात करें, बाल गीतों का भी बोधन यदि वहां पर होता है तो वो भी संस्कृत माध्यम से ही बताए जाते हैं, संस्कृत माध्यम से ही गाए जाते हैं। जिस प्रकार से यदि संस्कृत पाठशालाओं में हम देखते हैं, यदि संस्कृत पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चे गीत भी गाते हैं तो उनके भाव भी इस प्रकार के होते हैं। कितनी सदियां बीत गई हाय तुझे समझाने में, कति वर्षा व्यतीतं भवतां बोधयते, मेरे जैसा धीरज वाला है कोई और जमाने में, ममवत धैर्यवान उत्तर विदिते लोके। अरे दिल से बढ़ता बोझ हल्का होगा कि नहीं, अरे हृदय से बढ़ते भारम अल्पम भविष्यति नवा, अरे बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं, अरे बुरु राधे बुरु संगम भविष्यति नवा। ऐसे गीतों का समावेश उन पाठशालाओं में रखा जाता है ताकि बच्चे संस्कृत भाषा को समृद्ध बनाए और इस भाषा से मनोरंजनात्मक पहलू से ज्ञान प्राप्त कर सके। शास्त्री जी, संस्कृत व्याकरण शैली के जनक कौन थे और संस्कृत का पहला ग्रंथ कौन सा था? आपके प्रश्न के उत्तर भाग की बात हम पहले करते हैं। संस्कृत की पहली रचना यदि हमें प्राप्त होती है तो उसका उद्भव ऋग्वेद से होता है। यदि संस्कृत की व्याकरण शैली की यदि बात करें तो महर्षि पाणिनि का नाम सर्वप्रथम कंठ के ऊपर आता है। हमारी जिह्वा उसे उच्चारित करती है क्योंकि व्याकरण शैली के जनक और उसका निर्माण करने की जो चेष्टा महर्षि पाणिनि ने संस्कृत साहित्य अर्थात पूरे विश्व को दी है वो अतुलनीय है। उसकी बराबरी करने में
कोई भी वहां सार्थक नहीं है। जिस प्रकार से आप पहलू देखते हैं, हमारी पांडुलिपियां देखोगे आप, हमारा जिस प्रकार से हम देवनागरिक लिपि देखते हैं, यदि बच्चे को हम प्रारंभिक कक्षा में कोई पुस्तक पढ़ाते हैं तो उसे अ आ इ उ इन शब्दों का उच्चारण किया जाता है, जिसे हम स्वर कहते हैं। उसके पश्चात में व्यंजन आते हैं, क ख घ। तो पाणिनि ने क्या किया, सर्वप्रथम मनुष्य के मुख से निकलने वाली ध्वनि का ही अन्वेषण किया। उसने देखा जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले कौन सी भाषा, कौन सी ध्वनि और उस कौन सी आवाज निकलती है। बच्चा जन्म लेने के पश्चात सबसे पहले रोता है, और रोता है तो उसके मुंह से उच्चारण वो ध्वनि निकलने वाला जो अक्षर है वो अक्षर अ है। अ इस प्रकार की ध्वनि है। वो अ शब्द से रोना शुरू करता है तो हमें अपनी वर्णमाला में अ अक्षर को सबसे पहले लिखा जाता है। बच्चे को हम स्कूल में जाने के पश्चात पहले अ लिखना ही सिखाते हैं, फिर आ ई उ। ये स्वरों के माध्यम से हम कई वर्षों से रोते हुए आ रहे हैं। इन्हीं के द्वारा उन्होंने पूरे व्याकरण शास्त्र का निर्माण किया है। एक शब्द के माध्यम से अनेकों अर्थ को व्यक्त किया है, इसलिए संस्कृत को सूत्रात्मक भाषा कहा जाता है। शास्त्री जी, संस्कृत सप्ताह क्या है? संस्कृत सप्ताह की बात करें, जिस प्रकार से इस वर्ष 31 अगस्त 2023 को संस्कृत दिवस मनाया जाएगा। ये देववाणी भाषा है, अर्थात इस दिन से लेकर 7 दिन तक चलने वाले आयोजन को संस्कृत सप्ताह कहेंगे। 7 दिन तक जिस कार्यक्रम को हम करेंगे, ये कार्यक्रम विभिन्न भागों में बढ़ जाता है। संस्कृत गुरुकुलों में पढ़ने वाले बच्चे 7 दिन तक किसी न किसी प्रकार का संस्कृत में वातावरण बनाकर रखते हैं। यदि उन्होंने रंगमंच करना है, रंगमंच से हमारा अभिप्राय अभिनय से, नाटक से है, तो उन बच्चों का नाटक में जो संवाद की शैली होगी वो संस्कृत भाषा में होगी। यदि वो वेद का उच्चारण करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, संस्कृत भाषा में होगी। सूत्र, अंताक्षरी, श्लोक का उच्चारण, भाषण प्रतियोगिताओं का जो आयोजन पाठशालाओं में किया जाता है वो भी संस्कृत माध्यम से होगा। अर्थात हमारा अभिप्राय ये है कि हमें संस्कृत की शिक्षा के साथ प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ना है। संस्कृत भाषा कभी भी हमें विभेदीकरण नहीं सिखाती, भेदभाव नहीं सिखाती, सबको एक साथ लेने की शक्ति का आवेश मनुष्य के अंदर उत्पन्न करती है, भाईचारे को सुदृढ़ करती है, चाहे वो व्यक्ति विदेश का हो चाहे भारतवर्ष का हो, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम ये सूक्ति है संस्कृत की। संस्कृत में कहा जाता है अयम नीच प्रवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। अरे ये तेरा है मेरा, इस प्रकार की गिनती करने वाले व्यक्ति निम्न हृदय के होते हैं। उदार चरितानाम, जिनका हृदय बड़ा, उनके लिए ये पूरा विश्व ही परिवार के समान है। ऐसी भावनाएं संस्कृत के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। ऐसा ज्ञान हम अपने बच्चों को दे सकते हैं यदि हम बाल्यकाल अवस्था में अपने बच्चे को संस्कृत की शिक्षा दें। अगर उसके बता दिया जाए पर नारी माता वत अस्तु, पर धर्म लोष्ट वत अस्तु। देखिए हमारी पंक्ति क्या कहती है, यदि बच्चे को हम ये शिक्षा दें कि पराई जो स्त्री वो माता के समान है, तो मेरे देश से दुराचार, अपहरण जैसी घटनाएं समाप्त होनी शुरू हो जाएं। यदि बचपन में ही बच्चे को संस्कृत पढ़ाते हुए संस्कारों का ज्ञान दें और उसको बताएं पर धनम लोष्ट वत अस्तु, विपराया जो धन है आपके सामने मिट्टी का ढेला है, तो हजारों लोग चोरी करनी छोड़ दें, किसी की जेब काटना बंद कर दें, दूसरे के धन को ठगना बंद कर दें। ऐसे संस्कारों की आवश्यकता मेरे देश में है। यदि ये संस्कार कब आए, संस्कृत और संस्कृति का मेल हो और इनका समावेश हम आने वाली पीढ़ी को दें, तो हमें आज की जनरेशन को केरला फिल्म दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्योंकि आज आधुनिकता के साथ हमारे बच्चे इतने बहते हुए जा रहे हैं जिसके ऊपर विदेशी सभ्यताओं का प्रभाव पड़ गया है। मॉडर्न बनाना चाहते हैं अपने आप को, अपनी संगति, अपने व्यवहार, अपने वंश, अपने कुल, अपने देश की रीत को भूलोगे तो हानि को प्राप्त होगे। इसलिए आज की जनरेशन को संस्कृत का ज्ञान देना अति आवश्यक है, और जिस बात को विदेश में बैठे हुए विद्वान भी सहमत है। शास्त्री जी, वर्तमान में संस्कृत भाषा की क्या स्थिति है? वर्तमान में संस्कृत भाषा अपनी प्रचंड सीमा के ऊपर है। यह कहना सर्वथा मिथ्य होगा कि संस्कृत भाषा को जानने वाले लोग अब कम हैं, ऐसा नहीं है। संस्कृत भारती एकमात्र ऐसी संस्था है जो कि निस्वार्थ भाव से इस भाषा को उत्थान करने के लिए कार्य करती है। अनेकों गुरुकुलों का यहाँ पर प्रचलन है, अनेकों महाविद्यालय में यह पढ़ाई जाती है और विदेशी यूनिवर्सिटियों में भी इस भाषा का अध्ययन अध्यापन करवाया जाता है। परंतु कुछ स्थिति हम देखें जो सामान्य रूप से अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हुए कुछ संस्कृत की वेद पाठशालाएं हैं जो गुरुकुल चलाए जाते हैं, उनकी स्थिति कुछ दयनीय बनी हुई है, क्योंकि वो सभी डोनेशन के ऊपर चलाए जाते हैं। वहां बच्चों की संख्याएं भी कम होती जाती हैं, आर्थिक सहयोग न मिलने के कारण भी वो संस्थाएं कुछ ढिलाई के ऊपर हैं।
उसके प्रति सरकार को ध्यान देना चाहिए, या समाज के जो प्रतिष्ठित लोग हैं उन लोगों को संगोष्ठियों के द्वारा इनको भी आगे लेकर आना चाहिए। मूल रूप से देखा जाए तो संस्कृत भाषा के माध्यम से जो व्यक्ति अपने आप को रोजगार में सफल करना चाहता है तो ये भाषा किसी को भूखा नहीं रहने देती। देववाणी का इतना ही प्रभाव है, ये सबको पार उतारती। शास्त्री जी, वर्तमान में संस्कृत का विद्यार्थी किस क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कर सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न, जो आज के विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी है। जो बच्चे संस्कृत भाषा का अध्ययन करते हैं उनके सामने कई बार निराशात्मक प्रश्न आ जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा को पढ़ने वाले लोग तो लुप्त हो गए, इसको पढ़कर आप क्या करोगे। बहुत से लोगों ने इस भाषा को केवल मंत्र और वेद पाठ विवाह शादी तक ही संबंधित रखकर मान लिया है। वो उनकी अनभिज्ञता है, क्योंकि संस्कृत भाषा का केवल 5% भाग ही कर्मकांड है, जिसे हम विवाह शादी हवन आदि में प्रयोग करते हैं। मंत्र विद्या, इस भाषा का 95% भाग आयुर्वेद, अर्थशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, धनुर्विद्या, समुद्र ज्ञान, खगोलीय विद्या, ज्योतिष शास्त्र, अंक गणित, ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जो संस्कृत भाषा जिसको न छूती हो। हम न्यायालय की बात करते हैं, कोर्ट की बात करते हैं, कोर्ट में आज भी जज इस बात को प्रमाणित मानता है कि कौटिल्य अर्थशास्त्र में क्या कहा गया, विदुर नीति में क्या कहा गया और चाणक्य ने राजनीति बारे में कैसे विचार दिए, और हजारों जगह महाभारत के उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, वेद के एग्जाम्पल दिए जाते हैं, जिसे जज भी प्रमाणित मानते हुए उन चीजों से सहमत होता है। इस पहलू पर, इस कदम पर जाकर भी संस्कृत भाषा हमारे ऊपर कार्य करती है, अर्थात कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं रहता जिसके ऊपर संस्कृत भाषा कार्य नहीं करती हो। योग विज्ञान देख लीजिए, जिसकी स्थिति आज विदेशों में उच्च कोटि की है, जिसको सब लोग फॉलो करते हैं। योग विद्या कहां से निकली है? पतंजलि ऋषि द्वारा भारतवर्ष में ही उसको लिखा गया है और आज वो पूरे विश्व के ऊपर राज कर रही है। ये पद्धति कहां से? भारत से है। आयुर्वेद के द्वारा अनेकों लोगों का इलाज किया जाता है, ये पद्धति कहां से है? ये चिकित्सा शास्त्र भारतवर्ष का है। सुश्रुत जैसे ऋषि हुए हैं यहाँ पर जिन्होंने आयुर्वेद के ऊपर काम किया है। कणाद जैसे दार्शनिक व्यक्ति हुए जिन्होंने अपने दर्शन के माध्यम से लोगों का अवलोकन किया, उनको मार्ग दिखाया है। यदि आज के विद्यार्थी के लिए रोजगार की यदि संस्कृत भाषा के माध्यम से बात करें तो ये सर्वसत्य है। आप संस्कृत भाषा को पढ़कर IPS तक बन सकते हो, क्योंकि सिविल सर्विस की जो परीक्षाएं होती हैं वहां भी संस्कृत भाषा को मान्यता प्राप्त है, अर्थात संस्कृत भाषा रखी जाती है। और अनेकों उदाहरण इसके प्राप्त भी होते हैं जो संस्कृत विषयों को लेकर उपायुक्त नियुक्त हुए हैं। दूसरे क्षेत्र, प्रत्येक बैंक में एक भाषा अधिकारी की पोस्ट निकाली जाती है, जिसे हम भाषा अधिकारी अर्थात लैंग्वेज टीचर कहते हैं। बैंक में जितने भी अनुवादित कार्य होते हैं, अर्थात हिंदी को इंग्लिश में, इंग्लिश को हिंदी भाषा में ट्रांसलेशन करना है, उस कार्य को भी संस्कृत स्नातकोत्तर उपाधि का बच्चा प्राप्त कर सकता है, अर्थात संस्कृत में MA पास होना चाहिए। इसी प्रकार PGT के पद भी आप संस्कृत में प्राप्त कर सकते हैं। UGC नेट PhD कर आप किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पद को प्राप्त कर सकते हैं। एक पद ऐसा है जिसे बहुत सारे लोग अनभिज्ञ रहते हैं, जैसे धर्मगुरु, जिसे JCO कहा जाता है। यह पद मिलिट्री में आपको प्राप्त होता है। यदि कोई शास्त्री करने के पश्चात धर्म क्षेत्र में अर्थात भारतीय आर्मी में अपने भाग्य को आजमाना चाहता है तो वो भी धर्मगुरु के पद को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि प्रत्येक धर्म का एक पंडित मिलिट्री में नियुक्त किया जाता है। जब शस्त्र पूजा होती या हम अपने धर्म से संबंधित कोई कार्य कथा करेंगे तब उस पंडित की वहां पर आवश्यकता पड़ती है। यह माध्यम भी संस्कृत के द्वारा ही प्राप्त होता है। आज अनेकों प्रकार के समाचार पत्र पत्रिकाएं ऐसी हैं जहां ट्रांसलेशन का कार्य करके संस्कृत का विद्यार्थी रोजगार प्राप्त कर सकता है। देश विदेश में भी जहां पर हमारे वेदों के ऊपर रिसर्च होती है वहां भी जाकर आप संस्कृत भाषा से रोजगार प्राप्त कर सकते हो, परंतु उसके साथ विद्यार्थी को आंग्ल भाषा, जिसे हम इंग्लिश कहते हैं, उसकी जानकारी होनी भी अति आवश्यक है। शास्त्री जी, क्या आप सिद्ध कर सकते हैं कि संस्कृत भाषा ही देववाणी है? अभी गत वर्षों में अमेरिका की एक मैगजीन ने इस बात को स्पष्ट किया है। वहां पर उल्लेख किया गया है कि संस्कृत भाषा देववाणी। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि देववाणी का अभिप्राय क्या है। जो देवताओं की भाषा है, इसके माध्यम हम क्या करते हैं, घर में जब भी कोई अनुष्ठान करते हैं, किसी ब्राह्मण को आमंत्रित करते हैं। क्यों? अनुष्ठान तो हम स्वयं भी कर सकते हैं, क्योंकि ब्राह्मण संस्कृत के मंत्र बोलता है और संस्कृत भाषा को देवता समझते हैं, इसलिए हम बीच में ब्राह्मण को माध्यम बनाते हैं जो हमारे विचारों को, हमारी वाणी को, हमारी प्रार्थना को ईश्वर तक पहुंचाता है। एक पहलू तो ये है कि ये जो जगत है ये लौकिक है, लेकिन मैं इस लोक से बाहर निकलने की यदि बात कहूं तो नासा के कुछ वैज्ञानिकों ने चांद के ऊपर मिसाइल भेजा।
और उस मिसाइल के अंदर एक व्यक्ति बैठा हुआ था जो संगणक लेकर गया था। संगणक से अभिप्राय हमारा कंप्यूटर से है। जब वो चांद की एक ऐसी चांद ग्रह की एक ऐसी सतह पर चला जाता है, जब नासा से वैज्ञानिक उसको मैसेज भेजते हैं, वो मैसेज तो उसके कंप्यूटर में पहुंचता है, परंतु उसकी भाषा चेंज हो जाती है। इंग्लिश, फ्रेंच, जापानीज, कनेडीज, चीनीज, अनेकों भाषाओं में मैसेज वहां पर भेजे गए, परंतु ऊपर बैठा हुआ वैज्ञानिक उस मैसेज को पढ़ नहीं पाया। अंत में उन्होंने संस्कृत भाषा में अपने संदेश को लिखा और उस वैज्ञानिक के पास भेजा। अब क्या होता है, जब वो मैसेज ऊपर चांद के उसके पास पहुंचता है, जब उस मैसेज को पढ़ता है तो उसका कर्ता कर्म क्रिया आगे पीछे हो जाते हैं। जैसे इंग्लिश में आपका सब्जेक्ट क्या, आपकी वर्ब की फॉर्म कैसे, अगर सेंटेंस आगे पीछे रख दिया तो आप उसको समझ नहीं पाओगे। परंतु संस्कृत भाषा एकमात्र ऐसी भाषा है जिसके कर्ता कर्म क्रिया को आप कहीं भी स्थापित कर दे, उसका अर्थ वही निकलेगा। जैसे राम विद्यालयम गच्छति, गच्छति राम विद्यालयम, विद्यालयम राम गच्छति, तीनों वाक्यों का एक ही अर्थ है। और वो सेंटेंस आगे पीछे हो जाता है, परंतु ऊपर बैठा हुआ वैज्ञानिक उस भाषा से अपने भावों को समझ लेता है। अर्थात ऊपर चंद्रायन पर जाने के बाद भी कई भाषाओं ने काम करना छोड़ दिया और उस लोक में जाकर केवल एक ही भाषा कामयाब रही जो चली, वो थी संस्कृत भाषा। इसलिए इसे देव भाषा, देववाणी कहा जाता है, जो कि दुनिया की सबसे परिमार्जित शुद्ध भाषा है। शास्त्री जी, संस्कृत को कंप्यूटर की भाषा बताया जाता है, ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, अभी नासा ने पीछे इस बात की घोषणा भी की, वहां के वैज्ञानिकों ने भी 2034 की जनरेशन के लिए जो कंप्यूटर आने वाले हैं वो हमारी संस्कृत भाषा के ऊपर आधारित होंगे, क्योंकि कंप्यूटर के लिए एकमात्र सबसे उपयोगी भाषा जो सिद्ध हुई वो संस्कृत भाषा है, क्योंकि ये भाषा सूत्रात्मक भाषा है। ये सूत्रों की शैली में बात करती है। जिस प्रकार से यदि आप आंग्ल भाषा इंग्लिश में कोई शब्द लिखते हैं तो AND 3 अक्षरों का हमने प्रयोग किया। कंप्यूटर के लिए हमें टाइपिंग करना पड़ता है, अंकित कार्य होता है, तो 3 अक्षर हमने वहां पर बढ़ा के लिखने पड़े। अब हिंदी में यदि बात करते हो आप, और अ और औ की मात्रा और रकार, वहां भी 2.5 और 3 अक्षरों का हमारी लागत लगती है। वो टाइपिंग कार्य भी हमारा बढ़ता है। लेकिन जमाना सूत्रात्मक भाषा का है, हर कोई आदमी शॉर्टकट चीज को अपनाना चाहता है। यदि संस्कृत भाषा के शब्दकोश की यदि बात करते हैं तो हमें केवल एक ही अक्षर वहां पर लिखना है और वो है च। च का मतलब भी और होता है, एंड होता है, लेकिन एक अक्षर ने हमारे 3 अक्षरों की खपत को जब बचा दिया, क्यों न संस्कृत भाषा कंप्यूटर के लिए उपयोगी सिद्ध हो। इसलिए भाषा कंप्लीट है, क्योंकि हम एक शब्द वहां बोलते हैं और उसका जो अर्थ है वो भंडार भर देता है। इसलिए भी संस्कृत भाषा कंप्यूटर के लिए अति उपयोगी सिद्ध होने वाली है, जो कि भविष्य में जो कंप्यूटर हमारे बच्चों को पास आएंगे वो संस्कृत की लिपि के ऊपर ही आधारित होंगे। शास्त्री जी, हम संस्कृत भाषा को बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? हमें संस्कृत भाषा को बचाने के लिए सर्वप्रथम एक प्रयास करना चाहिए कि संपूर्ण भारत को एकत्रित होकर इसे विद्यालयों में प्रारंभिक काल से 10वीं क्लास तक अनिवार्य कर देना चाहिए, ताकि सभी बच्चे इसका ज्ञान प्राप्त कर सकें सब्जेक्ट के रूप में। और द्वितीय जो इसकी बात है, उसका आधा जो जवाब है वो हमारी प्रजा के पास ही है, उनके अधिकार में है, क्योंकि इसके बचाव, संरक्षण, इसकी उन्नति के लिए भारतवर्ष के प्रत्येक व्यक्ति को कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि ये भाषा, इस भाषा का संबंध हमारे रक्त के साथ है। एक बार एक ज्योतिषी था, अर्थात ज्योतिष आचार्य था, और ज्योतिष आचार्य भी इस कोटि का था, जब भी वो कोई बात बताता था तो वो सत्य होती थी। एक बार एक मूर्ख व्यक्ति ने सोचा क्यों ना इस ज्योतिष आचार्य की परीक्षा लूं, और उसने एक चिड़िया का छोटा सा बच्चा पकड़ा, पक्षी, और उसे अपने हाथ में इस प्रकार से बंद कर लिया और उस ज्योतिषी के पास में चला गया। उसने कहा, पंडित जी, मैंने सुना कि आप बड़े बड़ों की दुविधाओं को बता देते हैं, तब आपकी विद्या को मानूं। आप बताओ कि मेरे हाथ में क्या है। अब ऐसी पुटक बना रखा है और उसमें चिड़िया का बच्चा बंद है। ज्योतिष आचार्य भी बहुत ही सिद्ध आचार्य थे। उसने कहा, ये मूर्ख तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आ गया है। उसने अपनी विद्या से देखा और उसने बताया कि तुम्हारे हाथ में पक्षी है। अब मूर्ख ने सोचा, अरे इसने तो बता दिया, अब इसको कैसे फंसाऊं, क्योंकि उसका ध्यान था कि इस ज्योतिष आचार्य को मैं खंडित करूं, इसको मैं झूठा सिद्ध करूं। अब उसने दूसरा प्रश्न पूछा उसको फंसाने के लिए। कहता है, ठीक है ज्योतिषी, अब आप ये बताइए, जो पक्षी मेरे हाथ में बंद है ये जीवित है या मृत है? यदि मैं कहूं कि यह पक्षी जीवित है, ये मूर्ख व्यक्ति अपने हाथों को बंद कर देगा और ये पक्षी को मार देगा। यदि मैं कहूं ये मर चुका है, तो ये मूर्ख व्यक्ति अपने हाथ खोल देगा और ये पक्षी उड़ जाएगा।
ज्योतिष आचार्य भी बड़े विद्वान समझदार व्यक्ति से, उन्होंने कहा इसकी जिंदगी और मृत्यु का अधिकार तो आपके हाथ में है। इस उत्तर को बताने के पश्चात, ताकि वो जाने अगर आप हाथों को खोलोगे या बंद करोगे, इसका जीवन आपके हाथ में। इसी प्रकार संस्कृत भाषा की रक्षा, उसका उत्थान, उसका विकास, उसकी उन्नति हमारे भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक के हाथ में। अब हमने इस भाषा को ऐसे करना है हमारे हाथ में है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व तो बनता है कि संस्कृत भाषा के लिए समर्पित रहे। उत्तर भारत के अनेक क्षेत्रों में संस्कृत भाषा पढ़ाई जाती है और इसके गुरुकुल और विद्यापीठों की स्थापना है। यदि हम उत्तर भारत में चंडीगढ़ राजधानी की बात करें, पंजाब के पास के प्रांत मोहाली आदि की बात करें, हरियाणा के पंचकुला की बात करें, तो घग्गर नदी के तट पर पावन पवित्र स्थापित मनसा देवी मंदिर में श्री माता मनसा देवी राजकीय संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना हुई है, जहां पर बच्चों को विशारद, शास्त्री, कर्मकांड, ज्योतिष की विद्या पढ़ाई जाती है। तो इस प्रकार के भाव को जोड़ने के लिए ऐसी संस्थाओं से आज के बच्चों को जुड़ना चाहिए, जो कि उसके जीवन में उन्नति का मार्ग लेकर आएगी। शास्त्री जी, आज आपने हमें संस्कृत भाषा और संस्कृत दिवस के बारे में ढेर सारी जानकारी दी, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। अभिवादन करते हैं आपका। आज हमने संस्कृत दिवस और संस्कृत भाषा के बारे में चर्चा करी। उम्मीद है हमारे दर्शकों को आज का हमारा कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा और उनको संस्कृत भाषा और संस्कृत दिवस के बारे में ढेर सारी जानकारी मिली होगी। हमारे सभी दर्शकों को क्रोसेंट एस्ट्रो की तरफ से संस्कृत दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।